हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे पैरालिसिस यानी पैरालाइज कारण, लक्षण, इलाज, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस मीन्स द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव मसल्स इन द पार्ट ऑफ वैली ऑफ द बॉडी। पैरालिसिस का मतलब होता है किसी के किसी हिस्से में यानी शरीर के किसी हिस्से में पूरे शरीर की मांसपेशियों की हरकत रोकने की क्षमता को खत्म हो जाना। यानी जो हमारे शरीर का जो हिस्सा है वो मांसपेशियों में जो हरकत होती है, मोमेंट होते हैं, वो काम करने की क्षमता यानी हरकत करने की क्षमता खत्म हो जाती है। It's happens when this is problem in the connection between the brain and the muscles। यह तब होता है जब मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच का संबंध टूट जाता है। यानी मस्तिष्क और मांसपेशियों जो संबंध होते हैं वो टूट जाता है। और ब्रेन सेंड्स सिग्नल टू द मसल्स थॉट नर्वस इन मैक मोमेंट। हमारा मस्तिष्क नसों के माध्यम से मांसपेशियों में हरकत करने के लिए कौन संकेत भेजता है? यानी मांसपेशियों की हरकत करने के लिए संकेत भेजता है। कौन भेजता है? ब्रेन। हमारे ब्रेन और से सारा बॉडी का जो है ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं। अगर ब्रेन का कनेक्शन, अगर बॉडी के ऑर्गन से कनेक्शन टूट जाए तो शरीर में हरकत करना बंद हो जाते हैं। जैसे कान का कनेक्शन, हाथ पैर का कनेक्शन, टोटल जितना भी शरीर का नीचे हिस्से हैं वो मस्तिष्क से यानी ब्रेन से जुड़े होते हैं। जब दोनों के बीच एक कनेक्शन टूट जाएंगे तो जाहिर है कि वो पैरालिसिस के अटैक आ ही जाएंगे। When this nervous or damage of brain cell stop working, muscles contact move। जब से नसें खराब हो जाती है या मस्तिष्क की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है तब मांसपेशियां हरकत नहीं कर पाती है, कहे जाता है। जब नर्वस यानी नस जो खराब हो जाते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाएं जो काम करना बंद कर देती है तब मांसपेशियों में हरकत करना बंद कर देती है, यानी काम करना बंद कर देती है। टाइप ऑफ पैरालिसिस यानी पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं? पैरालिसिस 3 प्रकार के होते हैं। मोनोप्लाजिया इफेक्ट ओनली वन लैम, इधर 1 आर्म और 1 लेग। मोनोप्लाजिया में शरीर के केवल एक अंग जैसे हाथ और पैर का असर होता है। जब प्लेजिया पैरालिसिस होते हैं वो एक तरफ जैसे सर का हिस्सा हाथ से लेकर पैर तक एक हिस्सा में अटैक करते हैं। चेहरा भी एक तरफ ही हिस्सा, जैसे दाएं तरफ भी हो सकता है चाहे बाएं तरफ हो सकता है, मगर एक तरफा ही अटैक करते हैं। पैर से शरीर से लेकर चेहरा तक एक तरफ अटैक करते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि किसी को पता नहीं होते है कि पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। हेमोप्लेजिया अटैक वन साइड ऑफ द बॉडी, इधर राइट ऑफ लेफ्ट। यानी हेमोप्लेजिया में शरीर के एक तरफ यानी दाएं या बाएं हिस्से में असर होता है। जब हेमोप्लेजिया जब अटैक आते हैं मानव शरीर में तो चाहे दाएं तरफ भी हो सकते हैं, दाहिने तरफ हो सकते हैं, मगर एक ही तरफ होगा। एक पैर से लेकर सर तक,
हाथ भी हो सकते हैं, पैर भी हो सकते हैं, मगर एक ही तरफ होंगे अटैक आते हैं। चलिए तीसरा, पैराप्लेजिया में हेमिप्लेजिया 1 साइड 3 हेमिप्लेजिया affect the lower part of the body, usually both leg। पैराप्लेजिया और शरीर के पिछले हिस्से और खासकर दोनों पैरों में असर पड़ता है। यानी तीसरा में जो पैराप्लेजिया है ये दोनों हिस्सों में हो सकते हैं, कमर से नीचे दोनों पैरों में अटैक आ सकते हैं, निचले हिस्से में कमर से नीचे, इसको पैराप्लेजिया भी कहते हैं। और चौथा, क्वाड्रिलेजिया और ट्राइप्लेजिया इफेक्ट both arms and both legs। क्वाड्रिप्लेजिया और ट्राइप्लेजिया में शरीर के चारों अंग, दोनों हाथ दोनों पैर प्रभावित होते हैं। जो चौथा है ये दोनों हाथ और दोनों पैर यानी पूरा शरीर में दोनों हाथ दोनों पैर में अटैक करते हैं, होते हैं ये पैरालिसिस। डिप्लेजिया सेम एरिया 1 both side, हेमिप्लेजिया 1 साइड मोनो 1। अब देख सकते हैं चेहरे में कि चेहरा से कैसे पैरालिसिस पड़ते हैं। जब पैरालिसिस पड़ता है तो चेहरा टेढ़े हो जाते हैं, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उसका काम नहीं करते हैं, वो बोलते हैं तो लड़खड़ा के बोलते हैं। फेशियल पैरालिसिस affect the muscles of the face, often seen in the will the paralysis। अब देख सकते हैं चेहरा में फेशियल अटैक क्या होता है, चेहरे टेढ़े हो जाते हैं। फेशियल पैरालिसिस में चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होती है, जैसा कि बेल्स पैलेसी में देखा जाता है। यानी जब फेशियल जो पैरालिसिस होते हैं, मांसपेशियां चेहरे को प्रभावित करती है और चेहरा टेढ़े दिखती है, या बेल्स पैलेसी में देखा जाता है। ड्रॉपिंग आईब्रो टेढ़ा हो जाते हैं। ड्रॉपिंग आईलाइट, फेशियल नर्वस, ये सब तिरछे हो जाते हैं। ड्रॉपिंग कॉमर्स कॉज द पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस के कारण। इमेजिंग स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन कॉज द पैरालिसिस, यानी स्ट्रोक और पैरालिसिस का सबसे प्रमुख कारण क्या है, यानी पैरालिसिस का जो होता है स्ट्रोक, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। चलिए ना, हेमोरेजिक स्ट्रोक, इन स्ट्रोक ब्लड सप्लाई to the brain blockade on or the blood vessel burst। स्ट्रोक में मस्तिष्क का रक्त बहाव रुक जाता है या कोई नस फट जाता है। यानी स्ट्रोक मतलब मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह होते हैं वो रुक जाता है, चाहे कोई नस फट जाता है किसी कारण, जैसे गिर गए तो उसके नस फट जाते हैं, चाहे किसी चोट लग गई उसके कारण में रक्त प्रवाह जो ब्रेन का होता है नर्वस नस वो रुक जाती है। दिस काउज ब्रेन सेल्स टू डाई एंड द मसल्स दे कंट्रोल स्टॉप द वर्किंग। इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती है। जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती है नर्व वो मर जाती है, सेल
जिन मांसपेशियों को वो नियंत्रित करती है वो काम करना बंद कर देती है। जो हमारे शरीर का जो कनेक्शन है, जो सेल टूट जाने के बाद मांसपेशियों को जो नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है ब्रेन को, वो काम करना बंद कर देती है। वॉइस एक्टिव टेक्नोलॉजी, हैंड इंजरी और ब्रेन trauma can also damage brain tissue and leading to paralysis। यह सिर की गंभीर चोट का ये दुर्घटना के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने में भी पैरालिसिस हो सकता है। जैसे सिर में चोट लग गई हो, चाहे दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में नुकसान पहुंची हो, ब्रेन में जैसे एक्सीडेंट हो जाते, कार एक्सीडेंट हो जाते, किसी छत से गिर जाते हैं, तो जो ब्रेन में जो नुकसान होते हैं मस्तिष्क को, उसके कारण भी लोग पैरालिसिस के अटैक पड़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी द अनदर मेजर cause often due to accident or फाइनल्स। या रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, यानी रीढ़ की हड्डी में चोट लगना और मुख्य कारण है कि जो अक्सर दुर्घटना या गिरने से होता है। यानी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, चाहे देखा जा रहा है कि दुर्घटना अक्सर होते हैं, गिरने से भी पैरालिसिस के अटैक पड़ते हैं, क्योंकि वो नर्व और शरीर से कनेक्शन टूट जाते हैं। डिजीज affecting nerves like the multiple sclerosis और Guerin bones syndrome many cause paralysis। मल्टीप्ले साइक्लोरोसिस और गैलियन ब्रेड्रोम जैसे नसों की बीमारियों में से भी पैरालिसिस हो सकता है। इन्फेक्टेड लाइक मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस और पोलियो सेनलैंड या पैरालिसिस, यानी मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस और पोलियो का संक्रमण में भी पैरालिसिस हो सकता है। ब्रेन ट्रॉमास can pass the nervous tissue and important muscles control। ब्रेन ट्यूमर नसों में दबाव डालकर मांसपेशियों में नियंत्रित को बाधित कर देता है। यानी ब्रेन ट्यूमर जो होता है, ब्रेन में जो ट्यूमर होती है, नस में दबाव पड़ता है, डालकर मांसपेशियों के नियंत्रण को बाधित करते हैं, यानी मांसपेशियों को रोकने को काम करती है। टोनिस नर्वस डैमेज फ्रॉम डायबिटीज और लॉन्ग टाइम अल्कोहल एवोज कैन एल्सो कॉज पैरालिसिस। यानी विषैले पदार्थ, डायबिटीज के नसों में नुकसान, अधिक शराब का सेवन से भी इसका हो सकते हैं। जैसे बहुत व्यक्ति है जो शराब पीते हैं, चाहे डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे किसी और भी नशे का लत हो। इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस और पोलियो कैन लैंड पैरालिसिस। पोलियो के संक्रमण के कारण ही पैरालिसिस होता है। अब नेक्स्ट चलिए, सिम्टम ऑफ पैरालिसिस, यानी पैरालिसिस के लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं। sudden
वीकनेस और numbness in face, arm, the leg often one side, यानी चेहरे, हाथ और पैर में अचानक कमजोरी या सूनापन जो हमारे अक्सर शरीर के एक ही हिस्से में होता है। जब चेहरे, हाथ, पैर में अचानक कमजोरी चाहे सूनापन हो तो शरीर के एक ही हिस्सा में अटैक होते हैं। लॉस द एबिलिटी टू मूव और कंट्रोल द बॉडी पार्ट, शरीर के किसी के हिस्से में हिलाने या नियंत्रित करने की क्षमता का खत्म हो जाना, यानी शरीर के किसी हिस्से को हिलाने और नियंत्रित करने की क्षमता खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है। ड्रॉपिंग ऑफ फेस ऑफ eyelid, one side, difficulty in speaking, swelling, यानी बोलने समझने के निगलने में कठिनाई होता है उसको, सोने में भी और बोलने में भी और समझने में भी उसको, और कुछ निगलने में भी उसको बहुत कठिनाई होती है। लॉस ऑफ ब्लडर एंड ब्लोइंग, कंट्रोल इन लोअर बॉडी पैरालिसिस, यानी शरीर के निचले हिस्से में पैरालिसिस में पेशाब चाहे मल में नियंत्रित खो देना, यानी पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं वो जब पैरालिसिस अटैक करते हैं तो उसको पेशाब और मल का नियंत्रण, जो मल त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो पेशेंट्स जो खत्म हो जाती है, यानी नियंत्रण खो देते हैं। लॉस ऑफ बैलेंस, डिजीनेस और डिफिकल्टी एंड वीकनेस, यानी संतुलन खोना, चक्कर आना और चलने में कठिनाई, बल्कि यानी उसको चलने में भी कठिनाई होती है, चक्कर आते, जब उठते हैं तो चक्कर आते हैं। संतुलित खोना यानी तुरंत अनबैलेंस हो जाना, यानी बैलेंस नहीं बना पाते हैं और गिर जाते हैं। इन फेशियल पैरालिसिस, माउथ ऑफ ड्रॉप एंड वन साइड फेस बिकम एक्सप्रोसेनेशल इमरजेंसी मेडिसिन, यानी तुरंत आने वाली दवाई, जैसे इमरजेंसी में जब अटैक आते हैं इमरजेंसी तत्काल के लिए उसको इमरजेंसी दवाई दी जाती है। दिस मेडिसिन और यूज द अर्ली स्टेज स्पेशली और पैरालिसिस डू यू टू स्टॉप, यानी ये दवाई शुरुआती अवस्था में दी जाती है, जो दवाई होती है शुरू अवस्था में जाती है, खासकर पैरालिसिस का कारण स्ट्रोक होता है, जो पहला अटैक होता है उसी में ये दवाई चलाते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स यानी थ्रोम्बोलाइटिक दवाई रक्त के थक्के और क्लॉट को घोलती है ताकि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह दोबारा शुरू हो सके। जैसे मस्तिष्क में कोई क्लॉट जमा हो गया हो तो इस मेडिसिन से रक्त प्रवाह यानी रक्त संचार होती है, तब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह दोबारा शुरू हो जाती है। दे आर गिवन विदिन 3 to 4 hours आफ्टर स्ट्रोक सिम्टम स्टार्ट, ये दवाई स्ट्रोक के लक्षण शुरू होने के 3 से 4-5 घंटे के अंदर दी जाती है, यानी 3 दिन के अंदर 4 से 5 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है। चेहरे के पैरालिसिस में मुंह एक तरफ झुक जाना और चेहरा प्रवाहीन दिखता है। जब चेहरा एक तरफ झुक जाती है तो चेहरा प्रवाहीन यानी देखने में टेढ़ा दिखता है। एंटीपैलेटिक ड्रग्स, उसको
डिस्प्रिन चाहे एस्प्रिन, क्लोपिडोजल चाहे टीसीपीडिन की दवाई होती है जिसको तुरंत इस्तेमाल की जाती है। एंटी प्लेट की दवाई नए थक्के बनाने से रोकती है ताकि रक्त प्रवाह शुरू हो सके। इसको इसलिए दी जाती है खाने के बाद तुरंत मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह थके होते हैं उसको तुरंत सुचारू रूप से चालू हो, रक्त प्रवाह सुचारू हो सके। दे मेक द ब्लड थिनियर एंड रिड्यूस स्टोक रिक्स। ये खून को पतला करती है, यानी खून में पतला करती है और दोबारा स्ट्रोक होने का खतरा घटाती है। दोबारा स्ट्रोक होने को खतरा घटाती है। स्प्रिन टैबलेट ये 75 mg की आती है और पेन स्प्रिन 75 होती है। ये सब दवाई है मस्तिष्क को स्ट्रोक को ठीक करने के लिए। वेफ्रेन या हेफ्रेन एंटी कोगुलेट लंबे तक समय तक खून को पतला रखती है ताकि क्लोट दोबारा ना बने। यानी जो मेडिसिन है वेरफ्रिन या चाहे हेफ्रिन ये लंबे समय तक क्लोट को बनने नहीं देती है। दिस आर यूज इन द स्टोक द डू टू रेगुलर हार्टबीट लाइक आर्टियल फेरिलेशन। इसका उपयोग तब किया जाता है जब स्ट्रोक दिल की धड़कन अनियमित होने के कारण हुआ है। यानी दिल के जो धड़कन यदि स्ट्रोक पड़ जाए उसको अनियमित होने के कारण इसका उपयोग करते हैं। दे नुकसान पहुंचाते, दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रोमोट एंड नर्वस हीलिंग। ये सूजन को घटाती है और नसों को मरम्मत करने में मदद करती है। यानी जो नस की मरम्मत उसको करती है। चेहरे और पलकों का एक तरफ झुक, यानी आँख का पलके और चेहरा एक तरफ झुक जाने, यानी एंटीऑक्सीडेंट और सप्लीमेंट विटामिन ई, विटामिन सी इसका भी उपयोग करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके मस्तिष्क कोशिका में नुकसान पहुंचाती है। यानी रेडिकल को ख़त्म करके मस्तिष्क जो कोशिका उसको नुकसान होने से बचाती है। दे रेडियस इन्फ्लामेशन एंड प्रोमोट नर्वस हीलिंग। ये सूजन को घटाती है और नसों की मरम्मत करने में मदद करती है। नर्व रेगुलेशन एंड रिकवरी मेडिसिन। ये नसों की मरम्मत की सुधार की दवाई है। यानी नसों की सुधार की दवाई है। मेथिलेकोबालामिन विटामिन B12। मेथिलेकोबालामिन नसों को पोषण देता है और उनकी मरम्मत में भी मदद करता है। यानी जो नस होते हैं उसको मरम्मत करने में मदद करती है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन पैरालिसिस काउज्ड बाय नर्वस डैमेज। यह खासकर उन मामलों को जरूरी है जहां पैरालिसिस नसों की क्षति हुआ हो। जिन नसों में पैरालिसिस के नसों में जो क्षति हुआ हो, नर्वियन फूट ये टैबलेट के रूप में अवेलेबल है। ये नर्वस सिस्टम जो क्षति होती है उस रिकवरी करने में मदद करती है।
सेल्फ टेनिलिंग यानी वीकनेस, विटामिन ए और कैम्पेन सप्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे कारगर है। ये पैराग्लाविन और गामा प्लाटिन ये दवाई नसों के दर्द को कम करती है और मस्तिष्क में संकेतों को शांत करती है। यानी जो दवाई है मेगा गैमाटिन ये नर्वस जो दर्द होते हैं उसको कम करती है और मस्तिष्क जो संकेत होते हैं उसको शांत करती है, यानी ब्रेन को शांत बनाए रखती है। या उस जो नर्वस रिलेटेड पेन और मसल्स स्पम आफ्टर पैरालिसिस, पैरालिसिस के बाद नसों का दर्द और मांसपेशियों का ऐंठन कम करने के लिए दी जाती है। यानी पेशेंट जब पैरालिसिस अटैक होते हैं तो नसों में दर्द होते हैं और मांसपेशियों ऐंठन यानी मांसपेशियों जो ऐंठन होती है उसको कम करने के लिए दी जाती है। मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन मांसपेशियों को जकड़न और स्पम को कम करने के लिए दवाई है। ये दवाई के बाद मांसपेशियों में होने स्पम को खिंचाव को कम करती है। ब्रोमेफेन डाइज़िनिडेन they relax muscles and improve movement and फिजियोथेरेपी यानी फिजियोथेरेपी रिलेटेड एंड मांसपेशियों में ढीला करती है और फिजियोथेरेपी को परिणामों को बेहतर बनाती है। यानी फिजियोथेरेपी को जो उसमें भी उसको आराम बनाती है। डेजिपम डायज़ेपम टैबलेट है। डायज़ेपम क्लोनाज़ेपम ये बेंजाडिज़ेपिन समूह की दवाई है। ये मांसपेशियों के अकड़न के साथ कुछ चिंता घटाती है। ये डायज़ेपम है, ये थोड़ा देर के लिए जब मेडिसिन लेते हैं तो उसको मस्तिष्क को आराम मिलाती है और पेशेंट आराम से सो जाती है। ये नींद में मदद करती है और नर्व सिस्टम को शांत करती है। ये रक्त प्रवाह मस्तिष्क को पोषण के लिए भी दवाई है। यानी जब डायज़ेपम या डीजिप जो दवाई लेते हैं तो पेशेंट को नींद आ जाती है और नर्वस सिस्टम भी शांत हो जाती है और पेशेंट को राहत मिलती है। निमोडेपिन यह दवाई मस्तिष्क के रक्त वाहिकाओं को फैलाकर रक्त प्रवाह बढ़ाती है। ये जो दवाई है मस्तिष्क यानी ब्रेन जो रक्त होते हैं वाहिकाएं जो हमारे छोटे छोटे ब्रेन में जो नस होते हैं वो फैलकर रक्त प्रवाह बढ़ाती है। दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट ब्रेन स्पैम एंड इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई। इसका उपयोग ब्रेन स्पैम रोकने और ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। यानी हमारे ब्रेन में जो स्पैम होते हैं वो ऑक्सीजन को रोकते हैं और रोकने काम करते हैं। ऑक्सीजन यानी ब्रेन में रहे ऑक्सीजन उसको पूरा करने बढ़ाने में मदद करते हैं। निमोडेपिन ये सहायक दवाई है। ये पेन रिलीवेशन यानी एनाल्जेसिक दवाई है। पैरासीटामोल और डिक्लोफेनेक या एक्लोफेनेक ये दर्द कम करने के लिए दी जाती है। यानी पेशेंट को जब दर्द होती है तो उसको दर्द कम करने के लिए पैरासीटामोल डिक्लोफेनेक का इसका उपयोग करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी डिस्परेंट मेडिसिन
पैरालिसिस के मरीजों में चिंता और डर और अवसाद आम होते हैं, इसके लिए दवाई दी जाती है। दे हेल्प द माइंड स्टेबली ऑफ पॉजिटिव एंड ड्रग्स रिकवरी, यानी ये दिमाग को अस्थिर और सकारात्मक रखने में मदद करती है, यानी दिमाग को शांत और स्थिर रखती है और सकारात्मक नेगेटिव पोजिशनिंग नहीं देती है, इसको सकारात्मक मस्तिष्क को बनाए रखने में मदद करती है, यानी पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मदद करती है। तो दोस्तों आज बात की पैरालिसिस के विषय में कि पैरालिसिस प्रकार कितने होते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह अटैक आते हैं, उसके बारे में बात की। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतने भी मेडिसिन दी है अपने सुना ले, ये डॉक्टर की सलाह से प्री कैप्स कीजिए, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग। लाइक